नमस्कार, स्वागत है आपका इस सेशन में। इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो कि 4 अक्टूबर को संपन्न हुई, मतलब आज, उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के जो प्रश्न हैं मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। 17 प्रश्न टोटल मैं आपसे चर्चा करूंगा जो कोर साइंस से हैं। उन्हीं प्रश्नों की चर्चा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। हालांकि आप पर्यावरण वगैरह से भी कई सारे प्रश्न पाएंगे जो कि कई बार विज्ञान से जुड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चर्चा करूँ केवल कोर साइंस वाला जो इशू है उसकी। एक बात और कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने देखा, हालांकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे सके। अगर आपने सामान्य से पढ़ाई कर रखी है और आपकी थोड़ी बहुत समझ है विषय पर, तो आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अधिकांश प्रश्न तो मुझे ऐसे लगे जैसे कि लोक सेवा आयोग आपको सूचना देना चाहता हो कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। वो विनम्रतापूर्वक आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि आप इसको भी जान लेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, अभी आप देखेंगे आपके सामने। तो प्रश्नों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका कोई भी बुकलेट हो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। बुकलेट ऊपर बुकलेट का क्रमांक दिया गया है, कौन सा प्रश्न किस बुकलेट में कहाँ पर है, उसका क्रमांक क्या है, नंबर क्या है, वो दिया गया है। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे गए हैं। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस भाषा में आप उसको पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न, कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जाता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में उपयोग किया जाता है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ये आपके 4 कथन हैं। यहां पर जो आपको ध्यान से पढ़ना है वो शब्द केशिका है, बाकी शब्द जो है वो काम चल जाएगा अगर ध्यान से भी नहीं पढ़ेंगे तो। अगर इसको कोशिका पढ़ लेंगे तो सारा का सारा खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। ये कैपिलरी है, केशिका कैपिलरी। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ऑफ कोर्स दे कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट है, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑफ कोर्स बिल्कुल हो सकता है, दूसरा भी सही है। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स। इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोकेमिकल सेंसर्स के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का संवेदन प्राप्त करने के लिए, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। कार्बन नैनोट्यूब आर बायोडिग्रेडेबल, ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये सूचना है आपके लिए, विनम्र सूचना यूपीएससी की तरफ से, कि आप जान लें कि कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है, और आगे हम कभी मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे इस तरीके का तो आप उसको सॉल्व कर लें। इसलिए यह सूचना आपको जनहित में जारी की जा रही है। तो चारों ऑप्शन सही हैं इसके। अगला प्रश्न जो कि आपके सेट ए में क्वेश्चन नंबर 42 है, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 2 है, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 52 है और सेट डी में क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला, खेत में फसल पर पीड़क नाशी छिड़कन। दूसरा, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण। तीसरा, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूनों का एकत्रण। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ड्रोन्स मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनका इस्तेमाल जनरली जो है वो सामान्य तौर पर इनका प्रयोग जो है वो डल, डर्टी और डेंजरस कामों के लिए होता है। तो आप जरा विचार करें कि इसमें से कौन कौन से काम आपको खतरनाक लग रहे हैं, आप इस पर विचार कर लें एक बार। तो सक्रिय ज्वालामुखी के मुख का निरीक्षण मेरे ख्याल से कोई इतना ईजी काम तो है नहीं, डेंजरस ही है। उसके बाद डीएनए के विश्लेषण के लिए कोई व्हेल जो है वो मुंह ऊपर पानी के निकाल कर खड़ी हो तो आप उससे जाकर नमूना तो नहीं इकट्ठा कर सकते, तो ड्रोन्स के माध्यम से किया जा सकता है। ये बिल्कुल नवीन अभी उपयोग है, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्पाउटिंग व्हेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। ये भी जो है वो वर्तमान में किया जा रहा है, तो ये भी इसका जो है वो बिल्कुल सही है। खतरनाक काम है, जाहिर सी बात है, तो डल, डर्टी या डेंजरस होना चाहिए। खेत में फसल पीड़कनाशी का छिड़काव, ये तो जो है वो जब से ड्रोन्स का विकास हुआ है तब से चल रहा है, तो पीड़कनाशी का छिड़काव भी इनके माध्यम से किया जाता है। तो इसमें भी ऑप्शन आपके जो है वो तीनों सही। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि यह भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है
कि ड्रोन्स के आप जो है वो इंफॉर्मेशंस को समझते रहिए। भारत ने MTCR पर साइन कर दिया है, तो आगे वह ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को आयात कर पाएगा। तो ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किन किन संदर्भों में हो सकता है, तो यूपीएससी आपको सूचना दे रहा है कि भाई साहब 3 संदर्भों में तो हो सकता है। कम से कम ये 3 तो आप लिख ही दीजिए अगर मैं आपसे मुख्य परीक्षा में पूछ लूं तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सेट ए क्वेश्चन नंबर 43, सेट बी क्वेश्चन नंबर 3। आगे आप देख ही रहे हैं, एक स्टेटमेंट है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होंगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है, तो जाहिर सी बात है किसी लेजर इंटरफेरोमीटर का ही ये उल्लेख कर रहा होगा। तो लेजर इंटरफेरोमीटर के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो हमारे पास 2 जो है बनते हैं, एक लीजा पाथफाइंडर, एक इवॉल्व लीजा। इसी में हमको जो है ढूंढना है। वाइजर आप जानते हैं कि सौरमंडल के बाहर के ग्रहों का अध्ययन के लिए है। न्यू होराइजन आप जानते हैं प्लूटो के अध्ययन के लिए, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। आप अगर इस स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो स्टेटमेंट जो है वह भविष्य के बारे में कोई बात कर रहा है। यह जो है वो भविष्योन्मुखी है, होंगी, ऐसा होगा, मतलब अभी हुआ नहीं है। तो लीजा पाथफाइंडर जो है 2015-16 में इसको संचालित किया गया था, और लीजा पाथफाइंडर जो है इवॉल्व लीजा के लिए टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन था। तो जो होगा वह है इवॉल्व लेजर या लीजा। ये जो हो चुका है वो लीजा पाथफाइंडर है। तो आंसर आपका जो है वो इवॉल्व्ड लीजा हो जाएगा। इसी के बारे में सारी बातें जो है आपको बताई जा रही हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, ये जो है वो आपके जो सेट हैं ऊपर लिखे हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, पहला कथन। दूसरा, व्यक्ति का जीनोम जन्म के पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा, मानव प्रेरित बहुशक्य स्टेम प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो अगर कोई शब्द आपको मुश्किल लगता है तो आप यहां पढ़ लें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। तो यहां पर एग और स्पर्म की बात, शुक्राणु और अंडाणु का मतलब यह है। अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो भ्रूणीय अवस्था का मतलब है एम्ब्रियोनिक। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। ये 3 स्टेटमेंट है। यह भी आपको एक विनम्र सूचना है यूपीएससी की तरफ से। ये तीनों काम किए जा सकते हैं। जर्म सेल्स के लेवल पर आप जो है वो, जर्म सेल्स वो सेल है जो आगे चलकर स्पर्म या ओवम का निर्माण करती हैं। कई बार पर्यायवाची रूप में उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो यह जो है वो पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी ठीक है, और तीसरा कथन, यह प्रयोग सुअर और चूहे पर किया जा चुका है ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स के माध्यम से। तो यहां पर भी ऑप्शन आपका। तो आप इस बात पर गौर करते चलें कि आपको कुल मिलाकर जो है वो बड़ी विनम्रता पूर्वक कुछ सूचनाएं दी जा रही हैं, जिनको आप आगे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? ये भारत सरकार ने खुद अपनी वेबसाइट्स पर जो है इसको लिख रखा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इसको पढ़ लेंगे। यही 2 स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं ऊपर, वही लिखा हुआ है। सीधे सीधे उसी स्टेटमेंट को उठाकर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। ये वैक्सीन निमोनिया के साथ ही तनिका शोथ का मतलब मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस का मतलब है आपकी जो मस्तिष्क का आवरण है, झिल्ली जो है, मेनिंजिस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाना। और सेप्सिस मतलब ऑर्गन फेलियर्स की समस्या है। ये अंग जो है फेल कर जाते हैं, अंग विफलता सेप्सिस की कंडीशन होती है। सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषधि प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। बिल्कुल ठीक है। वैक्सीन्स का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल यही होता है कि आप ऐसे या जिनके विरुद्ध आपके पास दवा नहीं है, उनके लिए जो है वो एक प्रतिरोध पैदा कर सके, प्रतिरक्षा पैदा कर सके अपने शरीर में। ये भी ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरे पर जरा विचार किया जाए।
इस वैक्सीन का कोई गौण प्रभाव मतलब साइड इफेक्ट नहीं है और न ही वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं एलर्जिक रिएक्शन करती है। ऐसी मेरे ख्याल से तो कोई वैक्सीन नहीं है, नेग्लिजिबल है ऐसी वैक्सीन जो कोई रिएक्शन न पैदा करे या कोई जो है साइड इफेक्ट न पैदा करे, क्योंकि यह आपके शरीर में जाकर आपके रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को जागृत कर रही हैं, तो वह कोशिकाएं जो है कुछ न कुछ एलर्जिक रिएक्शन और कुछ न कुछ साइड इफेक्ट पैदा करेंगी ही करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि यह स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता है। तो आप पास बचा है 1 और 2 केवल, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो उसको आप चुन सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना, दूर संचार और परिवहन आधारभूत संरचना। जब भी की बात की जा रही है तो इसका मतलब कुछ एनक्रिप्शन के बारे में बात की जा रही है, और एनक्रिप्शन का मतलब कुछ जो है वो आपसे डिजिटल जो चीजें हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात इसमें आंसर आपका डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के संदर्भ में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध का प्रयोग जो है वो किया जाता है। पदबंध का मतलब टर्म होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये शायद सबसे आसान प्रश्न था इसका, मेरे ख्याल से इसको आंसर बताने की भी आपको जरूरत नहीं, तो आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत दिन के बाद जो कोर बायोलॉजी है उससे कोई प्रश्न देखा है मैंने, तो इसको देखकर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता भी मुझे हुई, बड़ी खुशी हुई देखकर कि ऐसा भी कोई प्रश्न यूपीएससी ने बहुत अनंत काल के बाद ऐसा कोई प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतरों के बारे में सही है? पहला, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राण कोशिकाओं में नहीं होती। प्राणी का मतलब यहाँ एनिमल सेल्स है। दूसरा कथन, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जब इसके विपरीत प्राण कोशिकाओं में वह होती हैं। ये बात गलत है। कोशिका अगर है तो फिर जाहिर सी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। ठीक है, तो ये निश्चित है कि अगर कोशिका है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, तो यह बात जो है गलत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। तीसरे पर विचार करते हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी मतलब वैक्यूओल या रिक्तिका होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई भी अगर आपके पास ऑप्शन दिख रहा हो तो उसको आप आसानी से चुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। 1 और 3, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि सही है, तो सही जो है वो 1 और 3 है, तो यह आपका आंसर जो है वो है। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रयोग के बारे में अगर हम लोग को चर्चा करें, जिससे आपसे प्रश्न पूछा गया है, अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल, अगर कोई समस्या है, माइटोकॉन्ड्रियल कोई डिजीज है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए में अगर कोई समस्या है तो उसके उपचार के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसमें बेसिकली एक कोई महिला जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जिसके खराबी है, उसका ओम लिया जाता है और उसके ओम से केवल न्यूक्लियस निकाल लेते हैं, बाकी का चीज फेंक देते हैं। और यह न्यूक्लियस जो है हम किसी ऐसी महिला से ओम लेते हैं जो पूरी तरीके स्वस्थ है, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई समस्या नहीं है, उसका भी न्यूक्लियस निकाल देते हैं और ये न्यूक्लियस उसमें डाल देते हैं। इसी को प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज इन ऑफस्प्रिंग, संतानों में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहते हैं, तो इसमें और किसी पर आपको विचार करने की जरूरत है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप में कर सकती है? एक एक पर विचार करना शुरू करते हैं। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत खपत कम करना, बिल्कुल ठीक है, स्मार्ट ग्रिड की स्थापना की जा सकती है इसके माध्यम से, कोई समस्या नहीं है। सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना करना, सार्थक का मतलब मीनिंगफुल, मतलब वो गाना लगे, कुल मिलाकर ये मतलब होता है इसका कि ऐसा कोई गाना जो लगे हाँ ये कोई गाना है, ऐसा कोई गाना या लघु कहानी बना सकती है, कोई समस्या नहीं इसमें। इसका कई बार जो है वो प्रदर्शन भी किया जा चुका है जो सोफिया रोबोट है उसके माध्यम से, तो यह जो हो सकता है, कोई समस्या नहीं इसमें।
रोगों का निदान, डिजीज डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआती दिनों से आप पढ़ रहे होंगे, तो यह बात भी सही है। टेक्स्ट टू स्पीच, इसका तो इस्तेमाल आप करते ही होंगे, ये भी एआई का ही एक जो है वो। तो ये 4 तो कंफर्म है। विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण, प्रश्न है वर्तमान स्थिति। तो बेतार संचरण अभी बहुत ही लोअर लेवल पर है, आने वाले समय 10-15 साल में जो है वह डेवलप होगा। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपके पास विकल्प क्या है? आप जरा विचार करना शुरू करें, जिसमें ये 4 एक साथ हो, 1 2 3 4 जिसमें एक साथ हो, उसको आप जो है वो, कोई भी आपके पास ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 1 2 3 4 हो इसके अलावा। तो आपको ये चुनना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि यह भी एक विनम्र सूचना है आपको, एक हम्बल इंफॉर्मेशन है यूपीएससी की तरफ से, भाई साहब ये सब कुछ हो सकता है और ये तो आपको चुनना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई विकल्प आपका बचता ही नहीं है, हम छोड़ने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट, वीएलसी, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन कहते हैं इसको, दृश्य प्रकाश संचार तकनीकी। इसमें जो है वो संचार के संदर्भ में हम रेडियो तरंगों का या माइक्रोवेव का प्रयोग न करके जो दृश्य विकिरण है, जो प्रकाश जिसको आप कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य जो होती है 375 से लेकर 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर की होती है, उसका जो है हम प्रयोग करते हैं, उनका तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ का। तो पहला कथन तो इसमें सही है, दृश्य विकिरण की वेवलेंथ यही होती है। वीएलसी को दीर्घ परासी, देखिए एक बात याद रखिए कि अगर जो है वो वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो तरंग बहुत लंबी दूरी ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो लॉन्ग रेंज के लिए तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए, दीर्घ परासी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते इसका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। बहुत करेंगे तो मीडियम रेंज तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, शॉर्ट या मीडियम। जैसे लाइफ-आई आपने सुना होगा, तो लाइफ-आई भी जो है वो वीएलसी का ही एक प्रकार है, वो भी विजिबल लाइट कम्युनिकेशन का ही एक प्रकार है, जो शॉर्ट रेंज के लिए काम में आता है। बाकी सब चीज़ें सही हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो विशाल मात्रा को बहुत तेज़ी से जो है वो, वेवलेंथ छोटी है तो बहुत ज़्यादा डेटा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। वीएलसी में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है। ये बात कहना पूरी तरीके से तो सही नहीं है, लेकिन आपके पास विकल्प नहीं है कोई। आप अगर दूसरे को हटाकर पहले को चुनना चाहते हैं तो आपको केवल चुनने के लिए जो बचेगा वह बचेगा 1 3 और 4। तो ये और ये, इतनी चीज़ें इसमें जो है वो सही है आपकी। तो ऑप्शन आपका जो है वो 1 3 और 4, 2 इसमें गलत है। अगले प्रश्न, ब्लॉकचेन तकनीकी। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता है। तो यह जो है वो एक विकेंद्रीकृत लेजर है, पब्लिक लेजर है, जो कि पूरी तरीके से जो है वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता। इस पर जितने लोग होते हैं सारे लोग जो हैं वो इस पर अपना काम कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहली बात तो सही है, पहला ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ब्लॉकचेन संरचना और अभिकल्प, अभिकल्प का मतलब होता है डिजाइन। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। ऐसा कोई शब्द जो है वो आता है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और बिल्कुल नहीं है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है केवल क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई नहीं है। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारी चीज़ें, डेटा एनालिटिक्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली यह जो है किसी भी पब्लिक लेजर को जो है वो सुरक्षित रखने के काम में आती है। तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं, कोई भी पब्लिक लेजर। ब्लॉकचेन आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर बात क्या है कि अगर आपने नीति आयोग वाला जो है वो पढ़ा होगा, तो नीति आयोग ने कहा है कि इसको जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक तो वह जिसको जो है वो जिसके विकास के लिए अनुमति की जरूरत होगी, और यही मेजर पार्ट होगा इंडिया में। तो इंडिया में जो है नीति आयोग के अनुसार इसके विकास के लिए अनुमति की जरूरत होगी। लेकिन क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया सकता है, कोई समस्या नहीं। आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, आप कर सकते हैं। तो किया तो जा सकता है, लेकिन यहां पर तो हम इसको जो है वो केवल 1 और 3 मानकर चल रहे हैं। ये 1 और 3 इसको मानकर हम लोग चल रहे हैं कि किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं, किसी की अनुमति की आपको जरूरत नहीं है। आपका सर्विस प्रोवाइडर और उसके बीच में आप तीसरा कोई व्यक्ति इसमें नहीं होता है। हालांकि भारत में इसको जो है विनियमित किया जाएगा, और जो बड़ी संरचनाएं होंगी या बड़ी डिजाइन्स होंगी या बहुत बड़े ऐप्स तो होंगे, वह अनुमति के आधार पर ही डेवलप किए जाएंगे भारत में।
भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो सामान्य ज्ञान से भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, और अगर बाजार संचालित होता तो सब्सिडी कहाँ से मिलती? सीधी सी बात है। तो उर्वरकों पर जो है सब्सिडी है, अच्छी खासी सब्सिडी है, तो बाजार द्वारा संचालित नहीं है, सरकार के द्वारा ही नियंत्रित है। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरे पर आइए। तो पहले वाले में जितने जितने हैं सारे तो निकाल दिए पहली बात, तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब पास जो है विचार की बी और सी का बचा। एलिमिनेशन पर मैं नहीं जा रहा था, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन। ठीक है, एकदम सही है, दोनों सही है इसमें। तो ऑप्शन केवल 2 और 3 इसका होगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? कोई भी फूड ग्रेन छोड़ दीजिए आप, कोई भी ऐसी चीज को खाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फूड ग्रेन अगर है वो, कोई भी खाद्य अनाज है उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी जो कसावा किया सकता है, कर सकते हैं इसका प्रयोग। क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने बिल्कुल कर सकते हैं। मूंगफली के बीज का प्रयोग नहीं कर सकते, फूड ग्रेन है। कुल्थी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हॉर्स ग्राम कहते हैं इसको। सड़े आलू का प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नीचे दिए गए कूट का उत्तर प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास जो है 1, 2, 5 और 6 है। जो भी ऑप्शन हो ये है मेरे ख्याल से 1, 2, 5 और 6। ठीक है, आप नीति को जो है पढ़ेंगे। नीति को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जो हमारे क्लासेस हुए थे, तो उसमें जो है साफ साफ लिखा गया किसका किसका प्रयोग जो है वो किया जाएगा। तो कसावा है, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने हैं, सड़ा हुआ आलू है, चुकंदर है, इन सब का प्रयोग बायोफ्यूल के लिए जो है वो कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. Second, solar power can be used for running centrifugal pumps and not the one with piston. क्या प्रॉब्लम है पिस्टन रन करने में? है तो जाहिर सी बात है पावर ही, बिजली ही है, तो कर सकते हैं। और ये निमज्जनी पंप जो है इसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा है। सबमर्सिबल पंप के लिए भी इसका प्रयोग किया सकता है, लेकिन थोड़ी सी जो है वो प्रौद्योगिकी थोड़ी महंगी है, तो पंप थोड़े महंगे मिलते हैं। तो कर सकते हैं, समस्या नहीं। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, दोनों गलत है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो जाहिर बात है पहला भी सही नहीं, दूसरा भी सही नहीं है, तो आंसर आपका जो है वो। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स वाइल अदर आर नॉट? आप जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वेबसाइट पर, तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वर्गीकरण कि किसको हमको सेफगार्ड के अधीन रखना है, किसको सेफगार्ड के अधीन नहीं रखना है, यह ईंधन के स्रोत के आधार पर करेंगे हम। अगर हमारा ईंधन जो कि यूरेनियम है वह हम स्वदेशी रूप से पैदा कर रहे हैं, भारत में ही उत्पन्न कर रहे हैं, तो हम उसको सेफगार्ड के अधीन रखने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अगर हम आयातित कर रहे हैं तो हम उसको सेफगार्ड के अधीन रखेंगे। यही इसमें की पॉइंट है। तो आप पढ़ लीजिए। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते नहीं, थोरियम पर आधारित रिएक्टर भी विकसित ही नहीं हो पाया है, अभी तो एक्सपेरिमेंट में है। कामिनी हमारा कल्पक्कम मिनी जो है अभी। कुछ आयातित, बिल्कुल ठीक है, आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं अन्य घरेलू आपूर्ति का, यही सही है इसमें, बाकी पढ़ लें। कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं, अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा नहीं। कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, कुछ निजी स्वामित्व कोई है ही नहीं। तो सबका सब जो है वो हमारा जो है वो सरकारी स्वामित्व में ही है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी आपका सही है। इसी आधार पर वर्गीकरण किया गया है। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ malware disrupting access to one's computer. Cost of a new computer if some miscreate
If some miscreant willfully damage it if provide so, cost of hiring a specialized consultant to minimize the loss in case of cyber extortions, cost of defense in the court of law if any third party files a suit. यहां पर ध्यान रखें कि नए कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता है, बाकी सब कवर होता है इसमें। सबसे पहले तो कवर होता है कि आपका जो नुकसान हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाए आपको, ये कवर होता है। दूसरा, कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने वाली लागत दी जाती है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत कतई नहीं मिलती, जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया तो। यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस एक्सटॉर्शन जिसको बोलते हैं, तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत की वापसी होती है, ठीक है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत यह भी आपको प्राप्त होती है। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो 2 तो गलत है, तो बच जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आपका आंसर जो है हो जाएगा इसमें। तो ये जो सेकंड है ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी चीजें जो है इसमें ठीक है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए, तीनों के लिए होता है, तीनों के लिए सामग्री होता है। तो इसमें 1, 2, 3 जो है वो सही है। ये जो है वो आपका आंसर है। तो कुल मिलाकर ये 17 प्रश्न थे जिनको मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये प्रश्न जो है अगर देखेंगे तो आप काफ़ी मैक्सिमम सवाल ऐसे जो मैंने शुरू में बोला था कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव किस्म के सवाल हैं। अगर ठीक तरीके से इनको आप पढ़ते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। मेरिट वगैरह के लिए बहुत चिंतित न हो, मेरिट जो हमेशा से रहती आई है वही रहेगी। अगर 50-51 प्रश्न आपके सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरिट इससे नीचे जाने के चांसेस तो कम ही है, इसके ऊपर भी जाने के चांसेस बहुत कम है। तो मिलते हैं किसी अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।